नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी रशिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब हालत में है और यूक्रेन के साथ जंग होने की वजह से रशिया के ऊपर सभी यूरोपियन यूनियन की तरफ से और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी काफ़ी सारे सैंक्शंस को लगा दिया गया। तो अभी रशिया के साथ कोई भी देश डायरेक्टली कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नहीं कर पा रहे, जिस वजह से रशिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। आप सब ये बात जानते होंगे कि अभी इस दुनिया में जो दो सबसे बड़े ताकतवर देश है जो कि पूरे दुनिया भर में अपनी वेपन सिस्टम के लिए जाने गए थे, वो यूनाइटेड स्टेट और रशिया थे। और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था तो उस दौर में ये दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी वेपन एक्सपोर्टर बन गए थे और ये आज तक इनकी इकोनॉमी का एक बहुत ही मेजर पार्ट रहा है। लेकिन अभी जैसे कि रशिया के साथ कोई भी देश वेपन्स को लेके कोई भी डील नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से रशिया काफ़ी परेशान हो चुका है और अभी इसका कोई भी डायरेक्ट सोल्यूशन निकालना रशिया के लिए संभव नहीं है, जिस वजह से रशिया की तरफ से अभी इसमें भारत की मदद लेने का फैसला किया जा रहा है। और रशिया को अच्छी तरीके से बात पता है कि इस वक्त अकेला भारत ऐसा देश है जिस पर वो भरोसा कर सकता है और भारत अकेला ऐसा देश है जो कि रशिया की मदद कर सकता है। तो इसी वजह से अभी रशिया की तरफ से भारत में अपनी वेपन सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया जा रहा है। पहले से ही भारत के साथ मिलकर रशिया ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन जैसे कि ये एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है तो इसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लग सकता है। ठीक वैसे अभी रशिया की Su-30 एयरक्राफ्ट के जितने भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं वो सभी के सभी अगर इसकी सर्विस और मेंटेनेंस के लिए रशिया के साथ डायरेक्ट डील करने के लिए जाएंगे तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर HAL इनको करना चाहेगा तो वो आराम से कर सकता है। इसी वजह से अभी रशिया भारत में अपनी ड्रोन्स और UAVs और स्मॉल स्केल की वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने का फैसला कर रहा है, जिसमें किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ रशिया टाई अप करेगा और उनकी अपनी सिस्टम की टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद इनको भारत में बनाया जा सकेगा और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इसमें वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ भारत की मेक इन इंडिया स्कीम को भी प्रमोट करने वाले हैं, जिससे भारत और रशिया दोनों को फायदा होने वाला है और सेम सिस्टम जरूरत पड़ने पर भारत की मिलिट्री भी इस्तेमाल कर पाएगी। तो इससे रशिया को जितना फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा भारत को भी वहां पे मिलने वाला है। अगला अपडेट MBDA की तरफ से है। पिछले वीडियो मैंने आप सभी को बताया था कि अभी MBDA की तरफ से ये बात कंफर्म किया गया था कि अभी हमारी तेजस में MBDA की तरफ से डेवलप किए गए एसरा मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है और साथ ही आगे चल के तेजस MK1 के स्टैंडर्ड वेपन पैकेज में भी इस मिसाइल को इंक्लूड किया जाने वाला है। इसके बाद अभी ये बात पता चल रहा है कि MBDA की तरफ से, खास करके MBDA UK की तरफ से अभी अपनी दो अलग अलग मिसाइल को भारत की तेजस MK1 और MK2 फ्लीट के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिसमें स्पीयर एक नेक्स्ट जनरेशन की एयर लॉन्च सरफेस अटैक मिसाइल होने वाला है, जिससे बियॉन्ड द होराइजन एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये लगभग 130 से 140 किलोमीटर की दूरी से स्ट्राइक कर सकता है। इसके बाद MBDA की तरफ से अपनी ब्रिमस्टोन मिसाइल को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि एक एयर टू सरफेस अटैक मिसाइल होने वाला है, जिसको खास करके क्लोज एयर सपोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले MBDA UK की तरफ से भी इसी मिसाइल को भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन अभी इसको तेजस MK1 और MK2 फ्लीट के लिए भी ऑफर किया जा रहा है। और MBDA के मुताबिक इस दोनों मिसाइल को इंटीग्रेट करने के बाद तेजस MK1A और MK2 जैसे एयरक्राफ्ट को बहुत स्टैंड अप और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलने वाला है और ये तेजस MK1 और MK2 जैसे एयरक्राफ्ट को बहुत स्टैंड अप स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देने के साथ साथ इनकी फायर पावर को काफी हद तक बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की तरफ से। अगर अभी मैं आप सबसे ये पूछूं कि इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद सबसे ताकतवर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का नाम बताइए, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे चिनूक हेलीकॉप्टर का नाम लेने वाले हैं, लेकिन असल में अगर इंडियन एयरफोर्स की सबसे ताकतवर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की बात करें तो वो MI-26 हेलीकॉप्टर है। और आप इतना समझ लीजिए कि जिस तरीके से चिनूक हेलीकॉप्टर छोटे साइज की जिप्सी, ATV या M777 जैसे अल्ट्रा लाइट कैटेगरी की हाउजर को एयरलिफ्ट कर सकता है, ठीक वैसे ही ये हेलीकॉप्टर चिनूक हेलीकॉप्टर को उठा के ले जा सकता है।
हमारे पास टोटल ऐसे 3 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, लेकिन प्रॉपर सर्विस और मेंटेनेंस ना होने की वजह से तीनों हेलीकॉप्टर भी ग्राउंडेड कंडीशन में हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को 1985 में एक्वायर करना शुरू किया गया था और पहले हेलीकॉप्टर को 2013 में, दूसरी को 2014 में और तीसरे हेलीकॉप्टर को 2017 में ग्राउंडेड करना पड़ा था। टेक्निकली अभी तक इन हेलीकॉप्टर की सर्विस लाइफ पूरा नहीं हुआ है और अभी इनकी मेजर ओवरऑल का टाइम था जिसको 10 साल डिले हो चुका है, जिसके बाद इनको वापस इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का फैसला किया गया था। लेकिन इसको लेके आज तक कई सालों से रशिया के साथ नेगोशिएशन करने के बाद भी अभी तक इनकी ओवरऑल को लेके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हो पाया। खास करके यूक्रेन के साथ लड़ाई होने के बाद इस डील को कर पाना भी और भी मुश्किल हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम यह था कि इन तीनों हेलीकॉप्टर को ओवरऑल करने से पहले इन तीनों को सबसे पहले डीअसेंबल करना था और उसके बाद उनको रशिया भेजना था जहां पर इनकी ओवरऑल होने वाली थी। लेकिन अभी एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है जिसमें बात बताया जा रहा है कि अभी ओवरऑल को करने के लिए इनको रशिया लाने के बदले भारत में ही इनकी ओवरऑल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का फैसला किया गया। अभी इनको इंडियन एयरफोर्स की नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में ओवरऑल किया जाएगा और इसके लिए पहले से रशियन इंजीनियर्स की टीम भारत आ चुकी थी और नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो की विजिट करने के बाद उनकी तरफ से फैसला किया गया कि यहाँ पर इन हेलीकॉप्टर्स की ओवरऑल किया जा सकता है और अभी आने वाले 3 महीनों के अंदर इन हेलीकॉप्टर्स की ओवरऑल को लेकर एक डील को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 1 साल के अंदर इनकी ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद इनको वापस इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अगला अपडेट एमका की तरफ से, जो कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन है 5.5 जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। अभी एडी और एचएल की तरफ से इसके लिए ज़रूरी सब सिस्टम को पहले से डेवलप किया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ भी शामिल है और इसकी डेवलपमेंट में अभी हमारी कई आईआईटीज और मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन को भी इंक्लूड किया गया है। तो एक हफ्ते पहले हमारे भुवनेश्वर की किट यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स और नेशनल मेट्रोलॉजिकल अवार्ड्स को आयोजित किया गया था, जिसमें एमका की डेवलपमेंट को लेकर कुछ सीरियस चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन किया गया था। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हमारे देश भर के टॉप साइंटिस्ट और एकेडमिक्स की तरफ से एक क्लेम किया गया था कि अभी एमका की मेन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो इसकी मेन टाइटेनियम बल्क हेड्स की प्रोडक्शन को लेकर आ सकती है। अब एमका के लिए हमको एक सिंगल हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम बल्क हेड की जरूरत पड़ने वाली है और इसको बनाने के लिए अभी हमारे पास सभी साधन मौजूद नहीं है और इसे बनाने के लिए लगभग 50,000 टन की मशीन की जरूरत है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। और अभी किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ऐसे बल्क हेड्स को बनाने का जो मशीन है वो दुनिया भर में सिर्फ एक ही कंपनी के पास मौजूद है, जिसका नाम आर्कॉनिक डिफेंस है, जो कि F-35 जैसे फाइटर जेट के लिए बल्क हेड्स को बनाती है। और ये पूरा बल्क हेड एक सिंगल टाइटेनियम ब्लॉक से बना हुआ होता है, जिसमें कोई भी वेल्डिंग वगैरह नहीं किया गया होता है। अब हमारे पास अभी एमका के लिए ऐसे बल्क हेड्स को हासिल करने का 2 या 3 ऑप्शन मौजूद है। या तो हमें इस कंपनी से एमका के लिए टाइटेनियम बल्क हेड्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे एमका की यूनिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम इंडिजिनस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। या तो हम सिंगल टाइटेनियम बल्क हेड्स को बनाने के बदले स्मॉल टाइटेनियम ब्लॉक्स को वेल्ड करके रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, जिसमें पॉलिशिंग वगैरह शामिल होगा, लेकिन इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा जितना एक सिंगल टाइटेनियम ब्लॉक से बना हुआ बल्क हेड का होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन काफी अच्छा है, जिसमें हम 3D प्रिंटिंग की मदद से एक सिंगल टाइटेनियम बल्क हेड को बना सकते हैं, जिसमें कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल इन दोनों ऑप्शन पर भी विचार किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई और तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।